साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ 2019 का क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक जेनेटिक्स पे आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसको हम लगे हाथ समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि एक प्लांट है विथ ऑरेंज फ्लावर्स वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो यहाँ पे ऑरेंज फ्लावर था उसको क्या किया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन किया गया है। और जो आपकी F1 प्रोजेनी है उसमें आपको ऑब्टेन्ड हुआ है 38 प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर, 80 प्लांट आपको मिल रहे हैं ऑरेंज फ्लावर के और 41 प्लांट जो है वो आपको येलो फ्लावर के। यानी कि यहाँ पर जो आप किया तो आपको 3 डिफरेंट कलर में आपको मिल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि आप यहाँ पे रेड मिला आपको, ऑरेंज भी मिला, ठीक है, और एक आपको येलो मिला, ठीक है। द लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जाके जेनेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो जहाँ पे आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये आपका 4 ओ क्लॉक प्लांट में डिस्कवर किया गया था। इस कहानी में भी आपकी यही स्टोरी थी कि आपकी एक रेड फ्लावर था, उसको व्हाइट फ्लावर से जब आपने फ्यूज कराया तो आपके जो यहाँ पे जनरेशन में जो आपको मिला पिंक फ्लावर मिला। फिर आपने इसकी सेल्फिंग करा दी और सेल्फिंग कराने के बाद ये जो था ये आपका 1:2:1 के रेशियो में आपका क्या हो गया, पृथक हो गया, यानी कि अलग हो गया। ठीक, ये आपका रेड हो गया था, ये आपका पिंक हो गया था और ये आपका व्हाइट हो गया था। तो यहाँ पर भी कुछ स्टोरी जो है वो आपको वैसे ही देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर आप 38, 80 और 41 को अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, 38, 81 और 41 यही तो रेशियो है। तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो 38 का ये डबल है जस्ट, और ये आपका लगभग 38 तो मतलब मोर और लेस हम इसको 1:2:1 पढ़ सकते हैं। तो जब ये 1:2:1 आया है तो ये आपका क्या कहानी है, ये आपका जो है ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी कि 60 क्वेश्चन नंबर है, उसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो ए बनेगा कि द जीन फॉर द फ्लावर कलर शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो समझ रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन पे आपके आधारित क्वेश्चन है। बट बात वही फंसती है कि अब इस लेवल पे आपके आके आपको सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हौसला रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को समझिएगा वहां पे, राइट। इसके बाद एक पहलू को हम और समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआरपी के रिगार्डिंग हम इस चीजों को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि एसआरपी क्या होता है कि जब आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है, तो जब आप प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन पढ़ते हैं कि वो क्या होता है कि प्रोटीन को उसकी अपनी अपनी एक डेस्टिनी होगी। हो सकता है कि वो प्रोटीन ईआर में रहना हो सकता है कि वो प्रोटीन का आपका लाइसोसोम में जाना हो, या वो प्रोटीन का डेस्टिनेशन माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी आती है, ये स्टोरी आती है कि प्रोटीन के जब बनते हैं तो उस पे एक एन टर्मिनल पे कुछ सीक्वेंस होते हैं जो कि आपका मोस्टली, मैं कहूंगा मोस्टली जो सीक्वेंस होते हैं वो आपके एन टर्मिनल पे होते हैं। लेकिन कुछ आपके एक्सेप्शन केस भी हैं जहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं ये आपके सी टर्मिनल पे होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, अगर आपको मतलब मौका मिले तो इसको जरूर पढ़िएगा और एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना भी रहती है। तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पे जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन देखने वाले हैं, वहां पे ईआर के रिगार्डिंग हम इस पूरे पार्ट को पढ़ेंगे और आपको डेफिनेटली सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी हम केवल और केवल यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे ट्रांसलेशन होता है। और आपको एक चीज और भी पता होगा कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें राइबोसोम इन्वॉल्व होता है, या आप कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो मोर और लेस क्या होता है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, और आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक प्रोटीन जो होते हैं वो आपके मेम्ब्रेनस प्रोटीन होते हैं और एक आपके सिक्रीटरी प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे ज्यादा शॉर्ट में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो सिक्रीटरी प्रोटीन, मेम्ब्रेनस प्रोटीन का मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर जगह पे ही रहेंगी, लेकिन जो सिक्रीटरी प्रोटीन होती हैं वो सिक्रीट होके कहीं पर अलग जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोटीन है उसके रिगार्डिंग हम देखने वाले हैं कि कैसे इनका ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन जो है, आपका जो एक्सप्लेनेशन है ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका लॉडिस का मैंने एक्सप्लेनेशन लगाया है। तो अगर आप इसका रेफरेंस बुक में जाना चाहें तो बहुत ही अच्छी बुक है लॉडिस, वहां पे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पहली चीज जो लाइन आपको समझनी है वो आपको ये समझना है कि को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन इज इनिशिएटेड बाय द 2 GTP हाइड्रोलिसिस प्रोसेस प्रोटीन्स। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे इस वर्ड में बहुत गहराई है कि इसको को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन क्यों कहा जा रहा है। तो हालांकि इस पूरे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो चूंकि को का मतलब है साथ साथ, समझ सकते हैं।
साथ-साथ कह लीजिए या साइमल्टेनियसली कह लीजिए कि मतलब आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही है और उसका ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है। लेकिन जब आप माइटोकॉन्ड्रिया या आप लाइसोसोम वगैरह में पढ़ते हैं तो उनका जो ट्रांसलोकेशन होता है वो आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल के बाद होता है। ठीक है? तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है रिमेनिंग ट्रांसलोकेशन में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्रांसलोकेशन में। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके रिगार्डिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एसआरपी तक आए हैं। तो अगर हम इस पहलू पर जाएंगे तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपके सिग्नल सीक्वेंस जो होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है वहां पे रहेंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके सिस्टम हो चाहे वो कहीं का भी कोई भी नियम हो, कोई भी चीज आपका फ्री में नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ये पूरी प्रोसेस होती है, यहाँ पे जीटीपी जो होता है आपका हाई एनर्जी सोर्स होता है, जैसे आपका एटीपी होता है। तो यहाँ पे जीटीपी जो होता है वो कंज्यूम होता है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो यहाँ पे प्रोटीन इन्वॉल्व होता है उसको हम सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन कहते हैं। दो की कंपोनेंट होते हैं और एक इसका रिसेप्टर होता है, जो आपको इस फिगर में अभी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो पहले अगर आप इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ लीजिए कि जो एसआरपी होता है ये आपका साइटोसोलिक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है कि ये आपका आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, पहली चीज। दैट ट्रांजिशनली बाइंड करता है बोथ द ईआर सिग्नल सीक्वेंस पे बाइंड करेगा, जो कि नेसेंट प्रोटीन आपकी बन के निकल रही है, टू द लार्ज सब यूनिट राइबोसोमल के एक लार्ज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद एसआरपी टारगेट के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, और इसके बाद क्या होता है, रिसेप्टर ऑफ द मोस्ट सिक्रीटरी प्रोटीन इनटू द ईआर ल्यूमेन बिगिंस व्हाइल द इनकम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, को ट्रांसलेशनली ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, क्योंकि अभी इसकी सिंथेसिस हो रही है लेकिन इसका ट्रांसलोकेशन कर दिया गया है। इसके बाद बहुत सारे ट्रांसलोकॉन होते हैं, मतलब ये जो पूरी स्टडी ईआर में की गई थी इसमें एक आपका सेक्स 61 कॉम्प्लेक्स होता है। अभी फिगर में आपको समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसके कौन सा ऐसा ट्रांसलोकॉन है, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इसके ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है। तो जब उसकी स्टडी की गई तो उसमें ये पाया गया कि जो आपका सेक्स 61 कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसलोकॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड थ्रू, जब यहाँ पे म्यूटेशन किया गया ईस्ट में किया गया जो कि जीन को इनकोड कर रहा था सेक्स 61 में। तो पाया गया कि जो ब्लॉक हो गया ट्रांसलोकेशन ऑफ सिक्रीटरी प्रोटीन इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो प्रोटीन को ल्यूमेन की तरफ जाना था। ठीक है? ल्यूमेन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है, सिक्रीटरी प्रोटीन याद रखिएगा, यहाँ पे मेम्ब्रेनस प्रोटीन की बात नहीं हो रही है, जो सिक्रीट होके जाना है। ठीक है? उनका ट्रांसलोकेशन ब्लॉक हो गया है। तो ये भी एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया गया। ठीक है? कोई एक म्यूटेशन किया गया है ईस्ट में और सेक्स 61 में किया गया है तो अब क्या होगा। तो कुल मिला के क्या होगा, आंसर केवल इतना ही होगा कि अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी प्रोटीन नहीं जाएगी। इसके अलावा सेक्स 61 जो होता है वो आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, 10 मेम्ब्रेन स्पाइनिंग अल्फा हेलाइसिस वगैरह होती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी अब आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि क्या कहानी बता रहे हैं, तो ये जो सुंदर सी कहानी है, सुंदर सा फिगर है, ये समझिएगा। ये आपका मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम, ये आपका लगा हुआ है। प्रोटीन की सिंथेसिस समझ सकते हैं कितना लंबा आपका प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। एसआरपी जो होता है ये आपका कोने में एक पड़ा हुआ प्रोटीन है जो कि सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन कहते हैं। एसआरपी का रिसेप्टर है जो कि आपके मेम्ब्रेन में है। आपको पता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन है, ये एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और ये आपका साइटोसोलिक साइट है। तो प्रोटीन की आपकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, याद आया, साइटोसोल में होती है। ठीक है? अब प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोसोल में होती है, तो यही चीज आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके एन टर्मिनल पे सिग्नल सीक्वेंस है जिसको जो ये आपका प्रोटीन होगा वो रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है? तो इस सिग्नल सीक्वेंस को एसआरपी आके रिकॉग्नाइज कर रहा है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसी पॉइंट पर आपका ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो एसआरपी से आके इसने बाइंड किया है। जब ये बाइंड किया तो यहाँ पे आपका एसआरपी रिसेप्टर है, ये एसआरपी रिसेप्टर है। और इसके अलावा इसके बगल में एक ट्रांसलोकॉन है जो कि पहले क्लोज्ड कंडीशन में है, और यही ट्रांसलोकॉन को हम सेक्स 61 बोल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है? इसके बाद क्या है कि ये जो अपना काम करता है ये फ्री में नहीं करता है, इसको जीटीपी चाहिए होता है। आप जीटीपी खर्च करो। तो सबसे पहले जब ये एसआरपी ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये आके इससे बाइंड कर गया, लेकिन अंदर तब जाएगा जब यहाँ पे जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, याद रखिएगा। और कितने जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इस फिगर में आपको 2 जीटीपी देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि जो आपका यहाँ पे
प्रॉब्लम मतलब कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई है, 2 जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ है। जीटीपी जो है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, जिससे क्या हो गया कि जैसे ही ये कन्वर्ट होता है, ये एसआरपी जो होता है ये फ्री हो जाता है। ठीक है? अब ये इसका काम खत्म हो गया। एसआरपी का काम केवल इतना था कि वहां से जाके रिसेप्टर तक पहुंचाना और इसको अंदर की तरफ ले जाना। तो अब देख सकते हैं कि ये जो आपका प्रोटीन पर्टिकुलर था, ये अंदर की तरफ आ गया और ट्रांसलोकॉन जो है ये आपका ओपन हो गया। यहाँ पर कुछ आपके सिग्नल पेप्टाइडेज होती हैं, जो उस पर्टिकुलर सिग्नल को क्या कर देती है, क्लीव्ड कर देती है। क्योंकि उसका तो काम केवल जो आपके सिग्नल्स थे, उनका केवल काम इतना था कि उनको प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ आपके सिग्नल पेप्टाइडेज होते हैं, जो उस प्रोटीन के सिग्नल को क्या कर दिया, क्लीव कर दिया। क्लीव करने के बाद चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अभी भी ये आपका राइबोसोम कह सकते हैं लगा हुआ है, जो कि थोड़ी थोड़ी प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर भी अभी चल रही है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये अपना हट जाता है और वापस से आपका फोल्डेड प्रोटीन जो होता है ये आपका ल्यूमेन में आ गया। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो जो चीजें आपको याद रखना है, एसआरपी याद रखना है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ ये पार्टिकल है, ये आपका रिसेप्टर है, सिग्नल एन टर्मिनल पे होता है। और ये भी याद रखिएगा, जब एक चार्ट आपको मिल जाएगा, मैं अभी लगाना मिस कर गया हूँ, जो कि आपके जितने जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सबका एक सिग्नल होता है, मतलब की अमाइनो एसिड होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है? और इसी तरीके से आपका पेरोक्सीसोम होता है। और एक चीज जो अब मुझे तो पता ही है, बट मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि याद रखिएगा, ये चार्ट को लर्न करिएगा और उसके अलावा ये भी बताइएगा कि किसका सिग्नल सीक्वेंस सी टर्मिनल पे होता है। मोस्टली आपको एन टर्मिनल पे मिलेगा, लेकिन सी टर्मिनल पे किसका सीक्वेंस है। इसके अलावा को ट्रांसलेशनली हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और उसी के साथ ये ट्रांसफर हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। ट्रांसलोकॉन सेक्स 61 याद रखेंगे, क्वेश्चन बना के पूछा कि हमने इसमें म्यूटेशन कर दिया, तो अब बताओ भैया क्या होगा। तो भैया ये होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके अलावा ये जैसे ही आया, दुनिया में कोई भी काम, सिंपल सी बात है, हम इतना जानते हैं, कोई भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जब ये हमको अंदर की तरफ लेकर आना है, तो यहाँ पे जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। और जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, कितने जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, 2 जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? ये लॉटिस साहब की लाइन है कि ट्रांसलोकेशन इज इनिशिएटेड बाय 2 जीटीपी हाइड्रोलाइजिंग प्रोटीन्स हैं। ठीक है? यहाँ पे हालांकि यहाँ पे दो जीटीपी हाइड्रोलाइजिंग प्रोटीन हैं, जो जीटीपी की मदद से अपना हाइड्रोलिसिस करके अपना काम कर रही हैं। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जीटीपी में कन्वर्ट हो गया, ये आपका इधर निकल गया जैसे ही ये सारी प्रोसेस हुई। इसके बाद ये सिग्नल जो था, जैसे ही जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई है, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका ओपन हो गया। ओपन होने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांसलोकॉन ओपन हो गया। ये प्रोटीन का जो पेप्टाइड था वो आपका अंदर की तरफ आ गया है। अंदर की तरफ आने के बाद सिग्नल पेप्टाइडेज ने इसको क्लीव कर दिया, क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है। और ये आपका प्रोटीन नेटिव फॉर्म में यहाँ पर आ गया और आपका एसआरपी फ्री हो गया। बाकी चीजें जो है वो आपकी फ्री हैं। फिर ये साइकिल जो है वो दोबारा चलती रहेगी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है और इसका आंसर अब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कह रहा है कि एसआरपी के बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है? तो एसआरपी क्या है, एसआरपी जो है वो कंटेन आरएनए एंड द प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। अनराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो ये बात आपका सही है। इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये गलत बात है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एसआरपी नहीं है। क्या ये मेम्ब्रेन से लगा हुआ था एसआरपी? नहीं भाई, ये तो कोने में पड़ा था। अगर आपसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पूछा जाएगा, तो आपका सेक्स 61 जो है वो आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस में लिखा हुआ है कि सेक्स 61 जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो यहाँ से क्वेश्चन को उठाया है। ये सेक्स 61 होता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो फॉल्स स्टेटमेंट आपका निकल कर आएगा ये होगा। इसके बाद डॉक्स विथ अ रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द ईआर मेम्ब्रेन, तो उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, ये भी बात बिल्कुल ट्रू है। और बाइंड टू द लोकलाइजेशन सिग्नल टू द एंड टर्मिनल्स ऑफ द इमर्जिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आज हमने ये प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है उसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। और रिगार्डिंग जो रिमेनिंग काम है वो आपका है कि आप इसको और अच्छे से पढ़िए, बुक्स में देखिए, हर एक लाइन का मतलब
समझिए क्या उसमें कह रहा है, क्या चीजें हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डीबीटी ने यहाँ से क्वेश्चन डराइव किया है। तो आगे भी प्रोटीन ट्रांसलोकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर का तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसलोकेशन हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का हो, चाहे वो किसी और का हो, वहां पे ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी स्टोरी दी गई है, बाकी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये चीज अगर आपको समझ में आई होगी तो आपकी इच्छा भी करेगी कि हम माइटोकॉन्ड्रिया का भी देख लें और क्लोरोप्लास्ट का भी देख लें। और बहुत ही आसान है, आराम से क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पे ड्राइव होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अ बायोप्लास्टिक। तो बायोप्लास्टिक का जो एग्जाम्पल होता है, मेमोरी वाली चीजें हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट होता है। इसके अलावा जीसी कंटेंट टीएम के रिगार्डिंग तो ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। इस पेपर में भी इन्होंने पूछा है कि एक क्लास में स्टूडेंट है जिनको डिवाइड कर दिया गया है 3 डिफरेंट ग्रुप में। ईच ग्रुप वाज गिवन डिफरेंट डीएनए सैंपल, यानी कि जो ईच ग्रुप है उनको डिफरेंट डीएनए सैंपल दिया गया है और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कहा गया है। ऑल द ग्रुप ऑब्जर्व द सेम टीएम ऑफ देयर सैंपल, यानी कि जितने भी ग्रुप के बच्चे थे उनको जो था, उनको जब उन्होंने टीएम कैलकुलेट किया तो उनको एक जैसा टीएम मिला। अब कह रहे हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि दे गॉट डिफरेंट डीएनए सैंपल। तो ये बात तो सही है भाई, डिफरेंट डीएनए सैंपल तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है। तो डिफरेंट डीएनए सैंपल तो उनको मिला ही है फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट लेंथ एंड सेम जीसी कंटेंट। तो ऐसा नहीं है। जो मेस्ट चीजें जब आप मेल्टिंग टेम्परेचर पढ़ते हैं तो जैसा कि आपको पता है वो जीसी कंटेंट पे निर्भर करता है। ठीक है, जीसी कंटेंट मतलब कह सकते हैं कि अगर उनका सारी चीजें सेम आई है तो उनके जो डीएनए में जीसी कंटेंट एक क्राइटेरिया था जो उस पर्टिकुलर मेल्टिंग टेम्परेचर को डिसाइड करता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं कि जीसी कंटेंट जो होगा वो उनका सेम होगा। तो यहाँ पर ये सेम जीसी कंटेंट जो आपको मिले उस ऑप्शन को पहले रुक जाइए। सेम जीसी कंटेंट, यहाँ पे डिफरेंट जीसी कंटेंट है, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। स्पीसीज ऑर्गेनिज्म से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता है। और जो बहुत ही सस्ते में बहुत ही आसानी के साथ जो आपको समझ में आएगा और जो लॉजिकली चीजें हैं कि अगर हम देखें कि दे गॉट डिफरेंट डीएनए सैंपल, बिल्कुल सही बात है। सेम लेंथ मतलब वो जो मान लीजिए कि जितने बेस पेयर थे, 200 बेस पेयर का अगर लेंथ था तो वो एक्स वाई जेड 3 ग्रुप में जो डिवाइड किया गया सबको दिया गया। और इस 200 बेस पेयर में अगर 46% जीसी कंटेंट, मान लीजिए 86% जीसी कंटेंट जो है वो था, तो वो सभी को मिला है ना, तभी तो सारी चीजें बराबर आ गई हैं। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका क्या निकल कर आएगा, दे गॉट डिफरेंट डीएनए सैंपल विद सेम लेंथ एंड सेम जीसी कंटेंट। बाकी ऑप्शंस को घुमाने में इन्होंने ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज वगैरह को लेकर आए हैं, जिससे इसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो 83 का सी ऑप्शन होगा। समझ में आ गई बात। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि और भी समझ लेते हैं कि एक म्यूटेशन किया गया है इन द कोडिंग रीजन ऑफ ए मैमेलियन जीन लीड टू द लॉस ऑफ ए सिंगल अमाइनो एसिड एट द एंड टर्मिनस ऑफ द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। तो ये क्या हुआ है, दिस पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल है कि आपने कोडिंग रीजन में आपने म्यूटेशन किया जिससे एक अमाइनो एसिड का आपका लॉस हो गया है। तो कह रहा है कि ऑप्शंस आपको दिया गया है कि द म्यूटेशन अकर एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। नहीं भाई, जब आप आगे की तरफ कर रहे हो तो जो म्यूटेशन किया गया है वो 5 प्राइम की तरफ किया गया है। तो 3 प्राइम वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। द म्यूटेशन लीड टू शिफ्ट ऑफ द राइबोसोम बाइंडिंग साइट, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। द फर्स्ट 2 कोडॉन्स फॉर द मेथियोनिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने किसी प्रोटीन, मैमेलियन प्रोटीन के कोडिंग रीजन में आपने म्यूटेशन किया जिससे आपको केवल एक अमाइनो एसिड जो कि एन टर्मिनस पे आपको लॉस हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको पूरी प्रोटीन की सिंथेसिस मिल गई है या जो भी चीजें हुई हैं, तो उसका मतलब क्या था कि जो आपका इनिशियली जो थे वो आपके जो कोडॉन थे जो अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे थे वो आपके एयूजी था। एयूजी जो होता है ये आपका मेथियोनिन को कोड करता है। तो यानी कि म्यूटेशन हुआ, एंड टर्मिनस का ये एंड था, एक अमाइनो एसिड ये आपका लॉस भी हो गया, लेकिन जब यहाँ से इसने तुरंत ही स्टार्ट कोडॉन इसको मिल गया और यहाँ से इसने इसको पढ़ना शुरू किया तो जो इसको प्रोटीन मिला वो लगभग बराबर था। तो यानी कि इसका जो पॉसिबल रीजन है कि जो पहले 2 कोडॉन थे वो आपके क्या थे, मेथियोनिन के थे। समझ रहे हैं, समझ में आई गई बात। तो फर्स्ट 2 कोडॉन जो थे वो आपके मेथियोनिन के थे। द म्यूटेशन लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन, तो अगर स्टॉप कोडॉन आता तो प्रोटीन की सिंथेसिस ही नहीं होती। तो बहुत ही सिंपल सा है, लॉजिकली क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे डराइव किया। और ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा वहां पे प्रयास करिएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको जेनेटिक कोडॉन और इस म्यूटेशन वगैरह से रिलेटिव आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा कि जो आपके फर्स्ट 2 कोडॉन है वो कोड करते हैं मेथियोनिन को।
इसके बाद जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। साइंटिस्ट परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द फॉलोइंग जीन। अब कह रहा है कि ही एक्वायर द फॉलोइंग डेटा, इसको मिला है कि जो जीन के बीच में डिस्टेंस है वो पी और क्यू के बीच में 3% है, क्यू आर के बीच में 2% है, आर और एस के बीच में 13 है और पी एस के बीच में 18 है। तो आपका रिप्रेजेंट करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जीन। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपका, सबसे बस ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि किसकी दूरी जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आर और एस की दूरी जो है वो सबसे ज्यादा है, तो यानी कि 13% आर एस सबसे दूर दूर होंगे। तो यही चीज आप ट्रेस कर लीजिए, बाकी दुनियादारी आपको जाना भी नहीं है। पहले ऑप्शन में पी और एस को सबसे दूर किया है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यू और आर को सबसे दूर किया है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्यू आर तो 2% दूरी है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है, या जी डिस्टेंस आप कह लीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एस पी क्यू आर, यानी कि आर एस कह लो चाहे एस आर कह लो, ओवरऑल तो डिस्टेंस तो वही हुई ना, 13% हुई। तो ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको सीक्वेंस में सजा लेना है। तो आर एस के बीच में आपकी सबसे ज्यादा दूरी थी और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यहीं पर ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 93 का जो होगा वो आपका सी ऑप्शन निकल कर आएगा। तो आशा है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज आपने एक नए टॉपिक्स को भी समझा, कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो इस चैनल पे बने रहिए, इस तरीके से एग्जाम आने तक आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सॉल्व करा दी जाएंगी। कोई घबराने की बात नहीं हो। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था वो आपका को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन था, जो आज आपका इसी संदर्भ में आपका खत्म कर दिया गया है। कुछ आपको होमवर्क दिए गए हैं, कुछ आपको समझाए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आशा है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ये चीजें अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।